Hello everyone and welcome back to the channel. So today is day 8 of 30 days revision series which we have started for 71st BPSC prelims and IB ACO. So आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले लाइट एंड ऑप्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। कोई भी एग्जाम आप देख लो, जो वेटरन एस्पिरेंट है उन्हें पता है कि लाइट से कितना सवाल आता है। मैंने कुछ लाया भी है बट अगर मैं सारा क्वेश्चन ले आऊँगा तो मेरा जो स्लाइड्स है वो खत्म कम पड़ जाएगा। सो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग का वही टारगेट है, जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। सो आपका अगर सवाल 21 आ रहा है ना? 21 आ रहा है या 22 आ रहा है, सो आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग ऑल दोज़ साइंस लेक्चर्स आपका 27, 28 इवन 30 पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ माय गारंटी टू यू। आराम से नोट्स बनाते चलना। मैं नोट्स तो अपना भेज देता हूँ बट स्टिल अपना नोट्स बनाओ, 1 पेजर टाइप्स नोट्स बनाओ। सब चीज़ कंप्रेस होना चाहिए। अभी तक हमने क्या कर लिया है? ऑप्टिक्स ह्यूमन आई कर लिया है। इसके अलावा हमने क्या किया है? बायोलॉजी में ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स कर लिया है। कल बायोलॉजी का मैंने पूरा लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था। फिजिक्स पैरेलली चल रहा है, केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स आएगा। तो सारा करके सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द डे। पहला कोट बहुत अच्छा है। नोवाक जोकोविच माय फेवरेट। अगर किसी को लॉन टेनिस में इंटरेस्ट है तो हाउ कैन ही नॉट fall in love with Novak Djokovic. So इनका क्या है? I want the same thing. अगर आपने पिछले साल पेरिस ओलंपिक्स देखा होगा तो he was 37 years old and defeating Carlos Alcaraz and other players उस एज में. This is something very phenomenal. So इसीलिए he is an inspiration for us. अगर टाइम मिलेगा तो उनका वो इंस्पिरेशन वीडियो देखना जो पेरिस ओलंपिक में वो जीतने के बाद उन्होंने दिया था. दैट इज़ वेरी बहुत मोटिवेशनल है. चलो लेट्स स्टार्ट. कुछ कुछ सवाल है जो ऑब्वियसली अब ये लेक्चर देखने के बाद अब सारा आपको हलवा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहला आते हैं, व्हाट इज लाइट. लाइट जानने से पहले समझो लाइट होता क्या है. पहला एक प्रॉपर्टी लाइट का है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. एक सवाल तो यहीं से आ गया पीवाईक्यू, ये 42nd बीपीएससी का है कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. दैट मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कहीं बेंड नहीं करता, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आते हैं रिफ्लेक्शन का. देखो ये वाला अगर आप कर लोगे तो क्लास 10 का जो लाइट वाला चैप्टर है एंड अदर ह्यूमन आई, ये दोनों आपका कवर हो जा रहा है. जो बहुत बड़ा चैप्टर आपको लगता है क्लास 10 का एनसीईआरटी में. सो जो 10th एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो लोग भी देखो आराम से ये वीडियो, ठीक है? इसमें कुछ कुछ चीजें जो मैं स्किप करूंगा, जो आपके भैया लोग को या बहन लोग को, दीदी लोग को काम नहीं आता है वो चीज, ठीक है? देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. आप देखो सिंपल है. यहाँ पे एक प्लेन मिरर है. यहाँ से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आया तो वो रिफ्लेक्ट करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया. तो पहला कंडीशन क्या होता है? एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन. और दूसरा कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है. पूकी सा बचपन में पढ़ते आ रहे होगे, 9वीं में पढ़े होगे आपने, 8वीं में पढ़ाते थे. अब देखो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड एरेक्ट. वर्चुअल मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब वर्चुअल मिरर है, आपका इमेज इस साइड बनेगा. रियल इमेज क्या होता है? अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका इमेज भी यहाँ बढ़ेगा. बट वर्चुअल इमेज क्या होता है? आपका मिरर इस साइड, आपका जो इमेज है वो मिरर के अपोजिट साइड बनेगा. दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज एंड इट इज एरेक्ट. सेम साइज का बनता है ना. यहाँ पे तो एलविश भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता, इसलिए साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट. इमेज इज फार बियॉन्ड. सेम सिंपल चीज है, ठीक है? ये आप लोग कर ही रखे होंगे. अब आते हैं, मिरर दो टाइप का होता है. एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स. अब देखो बचपन में मुझे बहुत कंफ्यूजन था ये कि कॉनकेव मिरर का शेप क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का शेप क्या होता है. तो देखो मैंने ऐसे याद किया था, केव का स्ट्रक्चर ऐसे होता है तो कॉनकेव मैंने ऐसे याद किया था. ये कॉनकेव मिरर का ऐसे होता है. कॉनकेव मिरर ये देखो, ये कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है. क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये जाने से पहले रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है. रे डायग्राम बहुत बथेरे सवाल आते हैं रे डायग्राम से. सो अच्छे से सुनो. उसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लो, थोड़ा समझ लो क्या होता है रेडियस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज कॉल्ड आर. और इसमें एक पॉइंट होता है 2f. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और यहाँ पे जाओगे तो दिस इज फोकस. क्लियर हो गया? बस यही तीन ही चीजें आपको पढ़ना है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. इससे सवाल नहीं आता. सवाल इससे आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रे डायग्राम जाने से पहले कुछ कुछ रूल समझ लो क्या क्या होता है. पहला रूल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ से पिक्चर बहुत अर्थोमेटिक्स मोड में लेने वाला, तो ध्यान से सुनो, ठीक है? पहला रूल कहता है, कोई एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है. देखो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये रे है, ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के.
इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और ये पास कर गया, फोकस से पास कर गया। ध्यान सुनो, कोई एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फोकस है, यहाँ से पास कर गया। पहला कंडीशन क्लियर हो गया। ये कॉनकेव मिरर का है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉन्वर्जिंग होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। ये देखो डाइवर्जिंग है, यहाँ से भी आया सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये हम लोग इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाता है, फोकस यहाँ पे आ जाता है। सेकंड में आते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो दोनों का सेम ही चीज है। एक कह रहा है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस के पास करेगा। दूसरा कह रहा है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल। सेम देखो यहाँ से गया, फोकस से पास किया, अब क्या हो गया? पैरेलल चला गया। बस ये दो चीज आराम से क्लियर हो गया, वाइस वर्सा टाइप का समझ लो। दो रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल में आते हैं। देखो तीसरा रूल बहुत ये है। ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रहा है तो वो बोलता है कि यार मैं वो बहुत बदमाश समझ लो, क्या बोलते हैं बदमाश, हाँ। तो वो बहुत बदमाश है। वो क्या करता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है कि यार नहीं, अगर आप कोई मेरे तरफ से रे पास करा रहे हो तो गुजरेगा भी मेरे एंड से गुजरेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रहा है तो उसी से इमेज ही पास करेगा। यहाँ से गया और वहां से वापस भी आ गया। थर्ड कंडीशन क्लियर हो गया। फोर्थ कंडीशन है, रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पोल पे अगर आ गया तो सेम रिफ्लेक्ट कर गया। इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से पिक्चर क्लियर होने वाला है। कॉनकेव मिरर पे आओ। कॉनकेव मिरर पे मैंने क्या बताया था? अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे है, पैरेलल एक्सिस पे जाएगा तो वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। वेरी गुड। तो पहला रूल क्लियर हो गया। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस में इमेज बनाया। इमेज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग बट इमेज इज पॉइंट साइज। ये वाला हमने आपको साइंस वाले जो आईज वाला था उसमें हमने आपको करा दिया था, बट स्टिल आपका रिवीजन हो जा रहा है। क्लियर हो गया। रे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट विल पास थ्रू फोकस एंड द इमेज विल बी पॉइंट साइज। क्लियर हो गया। देखो ये हमने एनसीईआरटी से टेप लिया है ये सारी चीजें, तो ये आपको एकदम रेडीमेड जो आप अभी लूसेंट से रटते हो ना, वो चीज रटना बिल्कुल छोड़ दो। फिजिक्स के लिए मैं हूँ, फिजिक्स अच्छे से पढ़ो, तमीज से पढ़ो, फिजिक्स अभी रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रहा है? आपका फोकस से बन रहा है। साइज क्या हो गया? हाईली डिमिनिशन पॉइंट साइज, जो हमने बताया आपको। ये देखे आप, ये क्या हो गया आपका? पॉइंट साइज इमेज बन गया। क्लियर हो गया। रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि उसी साइड बन रहा है। अब देखो बियॉन्ड सी, अब एक रूल समझ लो, आप जितना पास आते रहोगे ना, आपका रिलेशनशिप या फिर आपका जो इमेज है दैट विल ग्रो बिगर। ये मैंने आपको रूल बताया था, जितना भी चीज, कोई भी चीज के आप पास आते रहो, वो कहते हैं ना सारी आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो सेम आप मिरर को भी समझ लो, आप रेस को भी समझ लो। आप जितना उसके करीब आओगे वो चीज आपके पास आते रहेगा। सो आप देखो, आप पहले दूर थे, इन्फिनिटी पे थे तो आपका पॉइंट साइज बना, बट अब यहाँ पे आप सेंटर ऑफ, यहाँ पे आ गए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए तो आपका इमेज थोड़ा बड़ा होने लगा है। और तीसरा कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप पीवाई की देखोगे 70th बीपीएससी में भी आया था और 67, 63, 60, 59 वाले में भी आया था ये सवाल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इमेज भी वहीं पे बनेगा। हमने आपको रूल 3 में क्या बताया था? ये वाले में रूल में देखो कहाँ गया ये रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई चीज पास हो रहा है तो सेम वहीं पे इमेज भी पास होगा। तो दिस इज अ कंडीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, जहां पे एट सी है, एट सी में इमेज बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हो? टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल, कोई चीज को छोटा है इसको बड़ा दिखाने के लिए आप यूज करते हो। शेविंग मिरर में ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आप अगर जाते होगे तो आप देखते होगे उनके पास कॉनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस में, क्यों सोलर फर्नेस में? क्योंकि वो कन्वर्जिंग मिरर है, केव टाइप का है। यहाँ पे अगर आपने खाना रख दिया है, सोलर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मान लो फोकस में आपने अपना कुछ फूड रख दिया है, यहाँ से टकरा के आएगा आपका जो लाइट है, सोलर लाइट है, और यहाँ पे आपका खाना पका देगा। अंडा रखोगे तो यहाँ पे ऑमलेट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो सोलर लाइट का जो प्रिंसिपल होता है वैसे ही होता है, वो फोकस पे रख देते हैं ताकि मैक्सिमम यहाँ पे सन का रेज अटैक कर सके। क्लियर हो गया, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर कभी जीवन में भूलोगे नहीं। और और यहाँ अजय देवगन का फोटो है ये वाला, ठीक है। ये हो गया एट फोकस। फोकस उल्टा ही है, देखो सिंपल लॉजिक है, इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना? फोकस में। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। एज सिंपल एज दैट। और जितना पास आओगे तो आपका इमेज, मैंने क्या बताया था, छोटा होते रहेगा, मतलब जितना पास आता है इमेज आपका बढ़ते रहेगा। अब ये एक ऐसा कंडीशन आएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे देखो,
ये हमारा पोल है, ये फोकस है। अब इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका विल बी वर्चुअल। बहुत आप क्लोज आ गए ना तो दैट विल बी इनलार्ज। देखो बढ़ गया ना, दिस इज इनलार्ज। कहाँ गया ये लग रहा, दिस इज इनलार्ज, दिख रहा है कितना बड़ा हो गया ये, दिस इज इनलार्ज इमेज। पिक्चर क्लियर हो गया। जितना पास आओगे आप प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में आ गए हो तो इमेज वर्चुअल बनेगा और दैट विल बी इनलार्ज, जैसे यहाँ पे लिखा है बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज क्या है, इनलार्ज्ड है और वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गया। पिक्चर पूरा क्लियर। यूजेस ऑफ कॉनकेव आपने पूरा देख लिया कहाँ पे यूज होता है। रिवीजन सीरीज है तो मैं ज्यादा आप मत एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरा घुस के बताने वाला हूँ रे डायग्राम। इट्स जस्ट रिवीजन। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले से पढ़ रखा है। कॉन्वेक्स मिरर का बहुत सिंपल है, वर्चुअल होता है, दोनों वर्चुअल होता है और एट फोकस में बनता है तो सेम वही चीज है। इन्फिनिटी पे तो फोकस में बनेगा, इन्फिनिटी एंड पोल एंड तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, डिमिनिश होता है। सवाल जो आता है कॉनकेव मिरर से आता है। आई होप पिक्चर इज टोटली क्लियर। और कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज क्या करते हो, अगर छोटे से जगह में आपको बहुत चीज दिखाना है तो आप रियर व्यू मिरर में यूज करते हो, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, वो सारी चीज में वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है ड्यू टू देयर आउटवर्ड कर्व। समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर याद हो गया, कॉन्वेक्स मिरर पूरा याद हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या बला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ, ध्यान सुनो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहले समझो होता क्या है। यहाँ पे दिया है फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक लाइट कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मान लो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो जो लाइट का बेंड होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल, समझो ऐसा है। हम्म, समझ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है ना। या फिर आप समझ लो कोई भी पटना का एक एरिया ले लो, गोल घर, अरे जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे क्या होता है, अगर शाम की बात कर रहा हूँ मैं, शाम 6 से 8 बजे की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है बहुत ही रश हो जाता है। और एक सुबह की बात कर रहा हूँ, एक है केस वन है, ये केस वन है @6 PM। दूसरा कंडीशन है @6 AM। अब हमें बताए आप यहाँ से गुजर रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ बहुत भीड़ है, आप क्या चौड़ में गुजरोगे या फिर बहुत पतले रास्ते से जाओगे, मतलब बेंड होके जाओगे या फिर एकदम चौड़ में जाओगे। या समझ लो आप स्कॉर्पियो लेकर आ रहे हो, अब स्कॉर्पियो आपका कौन से कंडीशन में ज्यादा आसान से गुजर जाएगा, बिल्कुल सही 6 AM में गुजरेगा। 6 AM में अगर आपका रोड ऐसा है आप आराम से फैल के जाओगे, बट जो 6 PM है इसमें आप एकदम सिकुड़ के जाओगे। समझ में आ रहा है। सो हो क्या आ रहा है, कोई चीज रेयरर मीडियम में है और वो डेंसर मीडियम में है। रेयर मीडियम मतलब जहाँ पे घनत्व बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, वहां से आप जहाँ पे घनत्व एरिया है बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है, अब यहाँ पे आ रहे हो तो आप टुवर्ड्स नॉर्मल होके आ रहे हो, मतलब आप सिकुड़ के आ रहे हो। बट जहाँ पे डेंसर मीडियम से आप रेयर मीडियम में जा रहे हो जहाँ पे घनत्व बहुत ज्यादा है, और आप ऐसा जगह जा रहे हो जहाँ पे घनत्व बिल्कुल नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे चौड़ में जाओगे। समझ रहे हो, अपना स्कॉर्पियो क्या दो वन लेन है तो आप सेकंड लेने में घुसा दोगे, कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं क्योंकि रेयरिटी बहुत कम है वहां पे, कोई लोग ही नहीं वहां पे। पिक्चर क्लियर हुआ। सेम होता है रिफ्रैक्शन का होता है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। अब एयर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे मैं बताऊंगा स्लाइड में, हाँ ठीक है स्लाइड में। समझो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 के आसपास होता है और ग्लास का ज्यादा होता है। तो अब मुझे बताओ एयर जब 1.003 में था, एयर समझ लो सिंगल था तो चौड़ में घूम घूम रहा था, कोई इसको जवाब दे ही नहीं था, आराम से घूम रहा था। बट ग्लास समझ लो रिलेशनशिप में है या फिर वो कुछ किसी चीज में बंधा हुआ है, तो उनको अब एहतियात बरतना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, एयर से जब ग्लास में जाएगा सो इट हैड टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। यहाँ पे देख लो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल। बट अब दूसरा बार देखो रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे है ग्लास, अब ग्लास से वापस से एयर में जा रहा है, यहाँ पे बहुत डेंसर है, यहाँ पे बहुत रेयर है। अब डेंसर से रेयर जाएगा तो आराम से चौड़ होके जाएगा, तो दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप अब ये पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहीं पे देखो एक स्नेल्स का होता है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। साइन आई, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीजें होता है। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर हो गया पिक्चर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने बताया था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका फॉर्मूला सिंपल है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। इसका मतलब क्या होता है ना, म्यू इक्वल टू सी बाई वी का, अब समझो ऐसा है, यहाँ पे हाँ स्पेस है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। अब यहाँ से देखने को मिल रहा है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब मेरा स्पीड ऑफ लाइट कोई मीडियम में अगर बहुत ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। या फिर ऐसे समझो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है
उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इनवर्स रिलेशन में म्यू इक्वल टू सी बाई वी आपको याद हो गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। क्लियर हो गया पिक्चर? रिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये क्या है? लेंस है, वही है। मिरर अगर पढ़ लियो तो लेंस में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना, कॉनकेव मिरर हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज कॉन्वर्जिंग, और यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये मिरर का बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो गया? ये वाला, ये तो सेम चीज जो मैंने बोल वचन किया था वही है। अब देखो इसका भी सेम ही प्रिंसिपल है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वर्ज करेगा। यहाँ पे देखो गया लाइट, गया लाइट, गया फोकस में कॉन्वर्ज किया, यहाँ पे बना दिया, सेम है, कन्वर्ज किया। और कॉन्वेक्स में देखो डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ से गया डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ से गया डाइवर्ज कर रहा है। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? मायोपिया जो होता है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम है, हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। लाइफ का भी वही है ना, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे जाते हैं, जो लेटर जो ग्रेटिफिकेशन है वो चीज को हम लोग कट डाउन कर देते हैं। अभी हमें रील्स देखना है, अभी हमें शॉर्ट्स देखना है, वो देखना है। सो मायोपिया विजन होना चाहिए, दूर का सोचो आप। क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गया, कॉनकेव लेंस क्लियर हो गया। आई वाला चैप्टर में मैंने पूरा लेंस का बता दिया, कैसे आपका इमेज बनता है आईज में, कैसे कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सारा चीज मैंने बता दिया है, वो आप देख लेना वीडियो, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। आराम से सुनो क्या होता है। अभी हमने देख लिया था रिफ्रैक्शन, देख लिया था। अब देखो ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ग्लास प्रिज्म कुछ नहीं होता, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन। दो बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, सेम वही लॉजिक है। एयर है एंड दिस वन इज ग्लास। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। रेयर से अपन डेंसर जा रहे तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। फिर ग्लास से एयर में जा रहे तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया पिक्चर? पूरा क्लियर हो गया? यही है प्रिज्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें तो वो मेरे को मीम याद आता है, कांग्रेस के एक लीडर उन्होंने बोला था कि यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकलेगा, ठीक है। सो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में क्या होता है, यहाँ से आप व्हाइट लाइट भेजते हो और यहाँ पे सप्लीट हो जाता है। किसमें सप्लीट होता है? विबग्योर में। विबग्योर, VIBGYOR। यार यहाँ पे कोई कोई हरियाणी दोस्त है तो उन्होंने स्प्लिट को सप्लिट बोलता है, तो वही आदत हो गया है, सप्लिट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो देखो व्हाइट लाइट यहाँ से गुजरा और डिस्पर्स होके क्या हो गया, विबग्योर बन गया, ठीक है, विबग्योर बन गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर हो गया विबग्योर? अब देखो इसमें एक और चीज बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, रेड का मुझे बताओ, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तभी ना रेड आप डेंजर सिग्नल में यूज करते हो, हर चीज में आप रेड यूज करते हो। जो शादी में लड़कियां जो पहनती है ड्रेस, ठीक है, तो होता क्या है, रेड का वेलेंस ज्यादा होता है तो वो कम डिविएट करता है। इसका एक कंडीशन याद कर लो, डिस्पर्जन जो डिविएशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इफ द वेवलेंथ इज मोर द डिविएशन विल बी हाई। सो यहाँ पे देखो वायलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्स किया तो इसका वेवलेंथ कम है, बट रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इट डिडंट डिविएट मच। क्लियर हो गया? एक अपने नोट से बना लेना, जिसका डिविएशन, जिसका या फिर वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डिविएशन कम। क्लियर हो गया पिक्चर? न्यूटन एक्सपेरिमेंट किया था, अरे यार न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो, अपन वो साइंस एग्जीबिशन में नहीं पहले बनाते थे, वॉल्केनो दिखा देते थे, वॉल्केनो से बनाते थे और यहाँ से वो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के, विनेगर डाल के हम लोग वो वॉल्केनो एरोशन हो गया वो सब दिखा देते। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर हम लोग के टीचर ने बोला यार ये तो बच्चे बनाते हैं, तो फिर हमने दूसरा बनाया था, ये प्रिज्म वाला बनाया था। कुछ नहीं करना होता है, देखो ऐसे होता है प्रिज्म उल्टा, एक एक प्रिज्म को लो, एक इन्वर्टेड प्रिज्म को लो, यहाँ से व्हाइट लाइट को पास कराओगे तो ये डिविएट हो गया, ऐसे ऐसे कर डिविएट हो गया। अब यहीं से पास कराओगे तो एक व्हाइट लाइट वापस से निकल जाएगा, बस कुछ नहीं है। यहाँ से व्हाइट लाइट गया और यहाँ से व्हाइट लाइट भी गया, बट शर्त क्या है, आपको इन्वर्ट करना है प्रिज्म को, बस यही है न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अपन ने वही किया था। तो ये देखो ये लिखा है रेड इज द लीस्ट डिविएटेड, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आओ, दैट इज रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, आप पीवाईक्यू देखोगे तो रेनबो से बहुत सवाल आए और यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हो, आप रट लेते हो कि यार डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ध्यान सुनो होता क्या है। पहले तो रेनबो समझो क्या होता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई आफ्टर रेन शावर। पहला कंडीशन क्या है, रेन शावर होना चाहिए, ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, तभी जाके डिस्पर्जन होगा। कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। बिल्कुल समझ में नहीं है, मैं बताता हूँ।
देखो, सनलाइट है, सनलाइट यहाँ से गुजरा, एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिस्पर्स किया, अंदर घुसा, यहाँ से समझो व्हाइट लाइट आया, डिस्पर्स करके क्या हो गया, स्पेक्ट्रम बना दिया, विबग्योर का स्पेक्ट्रम बना दिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे जो एयर बबल है उसके अंदर में रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके इधर आया। अब उसको एयर में निकलना है, एयर में निकलने के लिए क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। मजा आया? वापस से देखो, एयर सनलाइट है, आया, एयर ड्रॉपलेट से टकराया, व्हाइट लाइट लेकर आया था, उनसे टकराया, डिस्पर्स हुआ, जो व्हाइट लाइट था वो स्कैटर होके विबग्योर में बना दिया। अंदर में एयर बबल का जो अंदर का आउट इनर पार्ट है उसमें वो रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे पहुंचा। अब उसको बाहर निकलना है, आपको दिखना है ना, यहाँ पे आप खड़े हो आराम से टिमटिमा रहे हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, आपको रेनबो देखना है, तो वो एयर पार्टिकल से कैसे आएगा, रिफ्रैक्ट करके आएगा। सो तीन कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिस्पर्शन, आप कभी भूलना मत ये चीज, वरना फिर पता चला मुझे आप रट रहे हो, लूसेंट से रट रहे हो कि यार इसमें क्या क्या होता है, और एग्जाम में फिर आपको पता है ना एग्जाम में कितना कंफ्यूजन होता है कि डिस्पर्जन होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि स्कैटरिंग होता है। आप कभी भूलोगे, पहले होता है डिस्पर्जन, फिर होगा अपना रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, फिर लास्ट में होगा रिफ्रैक्शन। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी एग्जाम देने जाओगे इसमें एक डायरेक्ट सवाल आएगा, और हमेशा मुझे पता है अभी भी आप पढ़ोगे और एग्जाम में फिर गलत करके आओगे, बट नहीं, अब गलत मत करना। क्लियर हो गया? रेनबो क्लियर हो गया। ओह, यहाँ भी आज रेनबो दिख रहा है, नाइस। चलो ये सवाल बताओ कैसे बनेगा, किसका सवाल है, आईएएस 2013 यूपीएससी का है। रेनबो इज प्रोड्यूस द फॉलोइंग फेनोमेना आर दिस, अरे यार बच्चों वाला सवाल है, मार दोगे। डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपने स्टार्स को ट्विंकलिंग करते हुए देखा होगा, स्टार गेज किए होगे, या फिर छठ के टाइम पे आप देखे होगे सूरज जो हम लोग कहते हैं ना कि सूरज सूर्य उदय होने से पहले हम लोग समझ आते हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कंडीशन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैविंग लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो स्टार्स ट्विंकल, पहला इसका तीन एग्जांपल होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है, कॉज बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो स्टार्स तो अब हमसे बहुत दूर है ना, चंदा मामा दूर के, बहुत दूर के अच्छा चंदा नहीं, सॉरी, स्टार बहुत दूर का स्टार्स बहुत दूर क्या होता है, तो वो देखो आ रहा है, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं ना, तो हमेशा रिफ्रैक्ट करते रहेगा, रिफ्रैक्ट करते रहेगा, रिफ्रैक्ट करते करते आपको यहाँ जो यहाँ पे चमका था, आपको अपैरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इट हैज ट्रैवल्ड अ लॉट long distance, and while traveling it has crossed multiple layers, and while crossing multiple layers it has deviated, it has refracted from its path. That is why you are seeing the apparent position of star. This is the reason. आप इंग्लिश में आ जाता हूँ, इसीलिए आप स्टार्स को ट्विंकल चमकते हुए देखते हो, ठीक है। और प्लैनेट क्यों नहीं चमकता है, क्योंकि प्लैनेट पास है कंपेरेटिवली स्टार के से, अगर देखा जाए तो प्लैनेट्स पास है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लैनेट्स आर क्लोज एंड सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, सेम चीज है, तो इसीलिए वो उतना ट्विंकल नहीं करता है, बट स्टार्स आर वेरी दूर, बहुत दूर है, ठीक है, स्टार्स बहुत दूर होता है। और एडवांस डिले और सनसेट सेम इसी का कंडीशन है, ठीक है। सन्स अपीयर 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आल्सो अपीयर्स फ्लैटेंड एट दिस टाइम्स। क्लियर हो गया? जो हम लोग सूरज में अर्घ देते हैं सुबह में, है ना, तो वो इसी फिनोमेना से होता है। इस बार आप छठ में अगर दोगे तो बता देना सबको, जो आपके घर पे गेस्ट आते हैं ना, छत पे करते हो या फिर आप जहाँ भी नदी में जाते हो, तो सबको बताना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पहले जानो टिंडर इफेक्ट, टिंडर नहीं, टिंडल टिंडल, नॉट टिंडर इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल आपने देखा होगा, आप अगर जंगल गए होगे, फॉरेस्ट लेवल अगर आप हो, तो आप देखते हो कि सनलाइट अगर आ रहा है तो पेड़ से बहुत अच्छा एक ऐसे करके स्कैटर हो जाता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है ना, देखो कोलाइडल पार्टिकल से आपको लाइट दिख जाता है, यहाँ पे देखो, लाइट स्कैटर्स व्हेन इट स्ट्राइक्स पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड, कोलॉइड में अगर कोई लाइट गया तो वो स्कैटर कर जाता है, मेकिंग पाथ लाइट विजिबल। आपने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपने 12वीं या 10वीं में आपने किया होगा, एक यहाँ से आपने टॉर्च पास किया, यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन है, एक ये क्या कहते हैं ग्लास है, तो यहाँ से जो लाइट है ना, विजिबल लाइट आपको दिख जाता है, बट नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं दिखता है। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी कोलाइडल सोल्यूशन, तभी होता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया? टिंडल इफेक्ट का दो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दो ये एग्जांपल है, एक हो गया रेड सन एट सनराइज और सनसेट, और दूसरा है ब्लू स्काई। ब्लू स्काई क्यों दिखता है, क्योंकि वायलेट जो है हमारा वो दूर तक जा सकता है ना, मतलब सबसे सबसे ज्यादा वो स्कैटर होता है ना, इसीलिए ब्लू स्काई हम लोग देखते हैं। रेड कम स्कैटर होता है, ब्लू स्काई ज्यादा स्कैटर हो जाता है, इसीलिए हम लोग को पूरा स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। क्लियर हो गया? ये चीज है इसका। तो आई गेस सारा चीजें क्लियर हो गया, रिवाइज करवा दूं क्या फटाफट?
नोवाक डैडी जोकोविच। अच्छा हाँ, ये सब सवाल कर लेना, ऑप्शन बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। ये तो पता है आपको, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पुकीसा है। प्लेन मिरर आपको याद हो गया, कॉनकेव मिरर केव से आपसे बना देना, ठीक है। ये भी आपको याद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट शुड पास थ्रू फोकस, एंड इफ इट इज going through principal focus, then it will be parallel to principal axis, and if it is passing through center of curvature, the image will be from the same path। ठीक है, ये हो गया। कॉनकेव मिरर का आपने देख लिया ये चीज, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से है तो फोकस से पास करेगा, और अगर आफ्टर फोकस है तो इमेज थोड़ा बड़ा बनना स्टार्ट करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो द इमेज विल बी सेम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे जाओगे तो आपका इमेज बढ़ते रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इमेज, आपका जो मिरर है उससे बाहर निकल जाएगा, दैट विल बी वर्चुअल मिरर, और वो इनलार्ज हो जाएगा। कंडीशन क्या होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। पिक्चर पूरा क्लियर। कनकेव मिरर कहाँ पाया जाता है, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, जो आप सोलर फर्नेस यूज करते हो उसमें आता है। कॉन्वेक्स मिरर का आपने देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर आप जो पापा की परियो जो होती है स्कूटी चलाती है तो बाजू में उनके मिरर होता है। रिफ्रैक्शन आपने देख लिया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड उतना कम हो जाएगा। साइन आई बाई साइन आपने देख लिया। रेयर से डेंसर जाता है तो आप बताना, आपको तो पता चल ही गया है। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब कौन से कंडीशन में होता है, ये वाला आपने देख लिया। कॉन्वेक्स लेंस का आपने डायग्राम आपको याद हो गया है। मायोपिया किस में होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं मायोपिया, कौन से ग्लास हम लोग पहनते हैं, ये आपको याद हो गया है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म आपको याद हो गया। न्यूटन बाबा का लॉ आपको याद हो गया है। वेवलेंथ और म्यू का आपको आपको रिलेशन याद हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेनबो का आपको फेनोमेना आपको पूरा याद हो गया है। डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको याद हो गया है। ये यूपीएससी का सवाल आपने लगा लिया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपने कर लिया, स्टार क्विट क्यों ट्विंकल करता है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है। एडवांस डे एंड सनसेट आपको छठ का याद आ गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको याद हो गया कि जो सनराइज के टाइम पे रेड सन होता है और ब्लू स्काई होता है, क्यों, क्योंकि वायलेट लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाता है। क्लियर हो गया, सारा चीज हम लोग याद कर लिए। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।